बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं हूं मरियम इजाज। सियालकोट से खबर शामिल करते हैं। सियालकोट में मुस्लिम नून लीग के वर्कर कन्वेंशन का इनकाद किया गया। मुस्लिम नून लीग के सीनियर रहनुमा साबका स्पीकर कौमी असम्बली इयाज सादिक, मरियम औरंगजेब और एहसन इकबाल, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कारकुनान से खिताब किया। मजीद तफसीलात के लिए जानते हैं इंडियन के नुमाइंदा की इस रिपोर्ट में। बढ़ाना है कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, ये मिल्लत का तराना है ये और इंशाल्लाह रहेगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तलावत कलाम पाक से किया जाता है। मैं फरूक उमर साहब से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने मरकजी कायदीन को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी चौधरी एहसन इकबाल साहब को, हमारे साबिक स्पीकर, बल्कि आज भी वो हमारे स्पीकर हैं, सरदार इयाज सादिक साहब, मेरी बहन नुज़रत सादिक साहिबा और हमारी बेटी मरियम औरंगजेब साहिबा, नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। भाई और बहनें जो MNA और MPA स्टेज पे बैठे हुए हैं और मियाँ नवाज शरीफ के जानिसारों, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जो एहसन इकबाल साहब और उनकी टीम ने तंजीम नौ के सिलसिले में मुख्तलिफ इज्तिमात करने शुरू किए हैं। आज सियालकोट में उनका विज़िट जो है इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज़िला सियालकोट, शहर सियालकोट और तहसीलें जो है हमारी, उन सब के लिए खुशाइन साबित होगा और एक मजबूत तंजीम जो है हमारी पार्टी की, वो आइंदा आने वाले दिनों और हफ्तों में उभर के सामने आएगी। हमने पिछले इलेक्शन में 1,30,00,000 वोट दिया, लेकिन अगर हमारी तंजीम जो है मजबूत बुनियादों पे इस्तवार हुई होती तो यही वोट जो है वो कई गुना ज़्यादा बढ़ सकता था। इसलिए पार्टी ने बड़ी शिद्दत के साथ इस बात की ज़रूरत महसूस की कि तंजीम नौ के लिए एक नया एफर्ट जो है वो करने की ज़रूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह चौधरी एहसन इकबाल साहब और इससे पहले जो 4-5 इज्तिमात हुए हैं, उसमें मेरा भाई शाहिद ख़ाक़ान अब्बासी जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग के, सरदार इयाज सादिक साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा और नुज़रत सादिक साहिबा और कायदीन जो हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुश उसलूबी के साथ इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं। आज का दिन जो है पाकिस्तानी कौम के लिए एक सुगवार दिन है। खुसूसन हमारे इस शहर में सियालकोट में, जहाँ पे कश्मीरियों की एक बहुत बड़ी तादाद जो है बसती है। कुछ हमारे जैसे कश्मीरी जो 100-150 साल पहले आए, और कुछ ज़्यादा तादाद जो है उन कश्मीरियों की जो 1947 अक्टूबर में आग और खून का दरिया अबूर करके इस सरजमीन पाक पे आए।
अल्हम्दुलिल्लाह हमारा भाई चौधरी इसाक साहब, उनके नुमाइंदे चले आ रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास ही नशिस्त है। लेकिन आज का दिन जो है पिछले 72 साल तारीख में, कश्मीर की तारीख में जो स्याह तरीन दिनों में है उसमें उसका शुमार होगा। हिंदुस्तान ने अपने जिन मजमूम अज़ाइम को अमली जामा पहनाया है और एक जो स्टेटस था, इस्तिस्वाब राय तो उन्होंने ना करवाया इक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक, लेकिन एक स्पेशल स्टेटस जो है हिंदुस्तानी आइन के तहत कश्मीर को, मकबूजा कश्मीर को मुयस्सर था, आज वो स्टेटस भी खत्म कर दिया गया है। हमारे हुक्मरान कहते थे मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का हल सामने आएगा। अगर ये कश्मीर का हल है तो फिर मैं क्या कह सकता हूं कि कश्मीर का हल अगर ये है जिसकी बात की गई कि मोदी इलेक्शन जीतेगा तो कश्मीर का हल होगा, ये कश्मीर का हल नहीं है। ये जुल्म और बर्बरियत को जो है वो हमेशा हमेशा के लिए अब्दियत देने की कोशिश की गई है। लेकिन आज भी कश्मीर के आवाम जो हैं, बहादुर आवाम जो हैं श्रीनगर वैली के, वो अपने खून के साथ एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। हमारी माएं, बहनें और बेटियां कुर्बानियों की एक तवील दास्तान है। और खुसूसन जब से बुरहानुद्दीन वानी शहीद हुआ उसके बाद जिस तरह कश्मीरियों ने भारतीय तसल्लुत के खिलाफ आवाज उठाई, वो दुनिया की तारीख में, आज़ादी की तहरीकों में उसका एक बड़ा बुलंद मुकाम है। आज मुसलमान इब्तला में है, चाहे वो कश्मीर हो या फलस्तीन हो। अल्लाह ताला हमारे गुनाह माफ करे, हम अपने राह से भटक गए। अल्लाह ताला हमें सीधी राह दिखाए अपनी उम्मत को, अपने हबीब की उम्मत को, ताकि हम इन आजमाइशों से सुरखरू होकर निकलें। हमारे वजीर आजम जब अपोजिशन में थे तो 2016 में इमरान खान ने कहा था कश्मीर के 3 हिस्से होने चाहिए। आज हिंदुस्तान ने कश्मीर के 3 हिस्से कर दिए हैं। हम आज भी, कल भी पाकिस्तान के आवाम जो हैं कश्मीरियों के साथ खड़े थे, आज भी कश्मीरियों के साथ खड़े हैं। और जब तक हमारे कश्मीरी भाइयों को आजादी नहीं मिल जाती, ये हम पे कर्ज है, हमारे पे कर्ज है। कश्मीर का ये कर्ज हमने अदा करना है, चाहे ये नस्ल अदा करे या आने वाली नस्लें अदा करें। हम ये कर्ज इंशाअल्लाह ताला कश्मीरियों को अदा करेंगे और कश्मीर आजाद होगा। मैंने इरादा किया था कि सियासत पे कुछ बहस करूंगा, को बात करूंगा, लेकिन ये सानेहा जो हुआ है कश्मीर का, मैं अपने साथियों को कहूंगा कि वो भी इसी लाइन पे आज कश्मीर के साथ यकजहती का जो है इजहार करें। 14 अगस्त को हर इमारत पे जहां पाकिस्तान का परचम लहराए, वहां पे ये कश्मीर का परचम भी वहां पे लहराना चाहिए, ताकि पैगाम जाए सारी दुनिया को और कश्मीरी मुजाहिदों को, जो कश्मीरी हमारे भाई बहन जो है, हमारे भाई बहन जो जद्दोजहद कर रहे हैं, उनको पैगाम जाए कि हमारे दिल जो है उनके साथ धड़कते हैं। हमारे जज्बे जो हैं वो आज भी उनकी तरह जवान हैं।
हम उनकी कुर्बानियों की कदर करते हैं, हम उनका कर्ज अदा नहीं करने पाए। मेरी दुआ है हम पाकिस्तानी जो है कश्मीरियों का कर्ज अदा करने के काबिल हो जाएं और कश्मीर आज़ाद हो, कश्मीर जो है पाकिस्तान बने, दोनों हिस्से जो कश्मीर के हैं वो एक कश्मीर बने और भारतीय तसल्लुत से आज़ाद हो। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर किसी वक्त किसी इज्तिमा में बात होगी। मैं इंतज़ामिया को कहूँगा कि तरतीब के मुताबिक जो है मेहमान जो हमारे मुकर्रीन हैं, मुअज़्ज़िज़ीन जो हैं, उनको बुलाएं ताकि ये सिलसिला जो है आगे बढ़ता जाए। बहुत शुक्रिया। एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को सियालकोट के बाद बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने बाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे, पाटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े सिख सालार गिरे, इस मिट्टी के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजा आसिफ साहब, एहसन इकबाल साहब, अयाज सादिक साहब और तमाम नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के मेंबरान जो स्टेज पर बैठे हैं, सारी ज़िलाई क़यादत, ओहदेदारान और मेरे सियालकोट के भाइयों, शेरों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को जैसे कि अभी ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि आज पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सानिया और स्याह दिन है और आज पाकिस्तान की तारीख कभी भी मोदी को माफ नहीं करेगी और पाकिस्तान का हर शहरी, हर पाकिस्तानी आज कश्मीरी और कश्मीरियों के साथ खड़ा है। हाथ उठा के बताएं कि क्या हम मोदी की सियासत को कश्मीर की नजर होने देंगे? और इंशाल्लाह हम आज भी, कल भी और 70 साल से कश्मीरियों के शाना बशाना खड़े हैं और जो खून से उन्होंने कुर्बानी दी है, उनकी आइंदा आने वाली नस्लें कुर्बानियां दे रही हैं, उनके बच्चे, बहनें, बूढ़े कुर्बानियां दे रहे हैं। उसी तरह आज हर पाकिस्तानी कश्मीर की सालमियत और आज़ादी को बचाने के लिए कश्मीरियों के साथ खड़ा है। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जिस वक्त पाकिस्तान माशी हालत में मजबूत था, पाकिस्तान का वजीर आजम नवाज शरीफ था, उस वक्त हिंदुस्तान की आंखों में आके डालकर देखा जा सकता था, क्योंकि पाकिस्तान ना सिर्फ माशी तौर पे मजबूत था बल्कि दिफाई तौर पे भी मजबूत था। लेकिन आज भी अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान की अफवाजे पाकिस्तान और हर शहरी, हर पाकिस्तानी कश्मीरी के साथ खड़ा है। और जिस तरह मैंने पहले कहा कि अगर वक्त आया ये कानून साजी करके, ये साजिश करके हम किसी तरह भी कश्मीर को हिंदुस्तान के हवाले नहीं करेंगे। मोदी सरकार जितनी भी कानून साजी कर ले, जितनी भी साजिशें कर ले, हर पाकिस्तानी कश्मीर की आजादी के लिए लड़ेगा, मरेगा और साथ खड़ा होगा। गिरे, अकदार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने बाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे, पाटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के हम किसी तरह भी किसी किस्म की कोई भी साजिश पाकिस्तानियों को कबूल नहीं है जो कश्मीर की आज़ादी को सल्ब करे। और इंशाअल्लाह हम कश्मीरी बहनों, भाइयों, बच्चों, बच्चियों और बूढ़ों के शाना बशाना खड़े होंगे। आज मैं तमाम सियालकोट के भाइयों और बहनों को कहना चाहती हूँ कि आज नवाज शरीफ, वजीर आजम नवाज शरीफ कोट लखपत में खून के आंसू रो रहे होंगे, क्योंकि आज कश्मीरियों की आजादी को सल्ब करने की मजमूम कोशिश की गई है, लेकिन कोट लखपत में बैठा नवाज शरीफ भी कश्मीरियों
कश्मीरियों के साथ खड़ा है इंशाअल्लाह। इंसाफ के दावेदार गिरे इस्लाम निहाद में मारों से, यहूद के पैरोकारों से, इस मिट्टी के गद्दार। आज मेरे भाइयों, एक नालायक और नाअहल पाकिस्तान पे मुसल्लत है। ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह कहा कि कश्मीरियों के साथ हम आज खड़े हैं और आज का दिन हम सिर्फ कश्मीरियों की बात करेंगे, लेकिन मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि आज पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, इस नालायक, नाअहल और सिलेक्टेड वजीर आजम की वजह से, उस वजह से आज हिंदुस्तान ने ये साजिश की है और पीठ पे छुरा घोंपा है। लेकिन जितनी साजिश कर ले, जो मर्जी कर ले, कश्मीर को हिंदुस्तान के हवाले नहीं किया जाएगा। हमारा जब बच्चा पैदा होता है तो वो भी ये नारा लेकर पैदा होता है कि कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। आज एक नालायक और नाअहल हुकूमत मुसल्लत है, जिसकी वजह से 10 माह में और अब 1 साल होने को आया है, महंगाई पाकिस्तान इस खित्ते का सबसे सस्ता तरीन मुल्क था। सिर्फ 1 साल में, कहते हैं अभी तो हमें सिर्फ 1 साल हुआ है, 1 साल में दूसरा महंगा तरीन मुल्क बना दिया। आज रोटी 15 रुपए की और नान 20 रुपए का है। कहते हैं वजीर आजम ने नोटिस ले लिया, एक दिन रोटी के सस्ते होने का नोटिस लेता है और अगले दिन पेट्रोल महंगा कर देता है, और उसके बाद वो मुल्क, वो वजीर आजम जो सीपैक की बात करता था, वो वजीर आजम जिसने मुल्क को 6% की तरक्की पे डाला था, वो वजीर आजम जिसने मुल्क की महंगाई को 3% पे लाया था, वो वजीर आजम जिसने मुल्क में से अंधेरे मिटाए थे, वो वजीर आजम जिसने 11,000 मेगावाट बिजली बनाकर दिखाई थी, वो वजीर आजम जिसने 10,000 किलोमीटर की सड़कें बनाई थी, वो वजीर आजम जिसने दहशतगर्दी खत्म की थी, वो वजीर आजम जो हिंदुस्तान की आंखों में आंखें डालकर देखता था, आज इसकी नालायकी और नाअहली की वजह से उसको कोट लखपत जेल में बंद कर दिया। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। मुल्क में महंगाई करनी थी, मुल्क की तरक्की को रोकना था, सीपैक को बंद करना था, इसलिए नवाज शरीफ को बंद कर दिया। लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब मुल्क के अंदर दोबारा रोशनियां होंगी, जब मुल्क के अंदर दोबारा खुशियां आएंगी, जब मुल्क दोबारा तरक्की की राह पर डलेगा। आप जितने मर्जी जुल्म कर लें, आप जितनी मर्जी धमकियां दे दें, ख्वाजा आसिफ साहब की जबान में क्या कहते हैं सियालकोट के भाइयों, कि कोई शर्म भी होती है, कोई हया भी होती है। नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। आज अगर हम ये दिन देख रहे हैं तो उसका बहुत ज्यादा ताल्लुक इस नालायक और नाअहल हुकूमत से है। धमकियां हमें देते हैं, नवाज शरीफ के शेरों को देते हैं। शाहिद खकान अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार कर लिया, साद रफीक को गिरफ्तार कर लिया, सलमान रफीक को गिरफ्तार कर लिया, हमजा शहबाज को गिरफ्तार कर लिया। अभी तक 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं होती। गूंगे बहरे हैं, ये गैरों के दोस्त गहरे हैं, जो डंडे तले ठहरे हैं, नहीं होती, इसलिए गिरफ्तार करते हैं और अब कहते हैं ख्वाजा आसिफ को गिरफ्तार करेंगे, एहसन इकबाल को गिरफ्तार करेंगे। तुम जितने मर्जी शेरों को गिरफ्तार करो, इस अवाम की मोहब्बत को गिरफ्तार नहीं कर सकते। अदल बहाल कराना है, आगे कदम बढ़ाना है। नैब को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि 1 साल में
आज ख्वाजा आसिफ साहब का क्या कसूर है कि बिजली क्यों दी थी पाकिस्तान की आवाम को नवाज शरीफ की क़यादत में? आज शाहिद खकान अब्बासी साहब का क्या कसूर है कि नवाज शरीफ के मंसूबे क्यों मुकम्मल किए? LNG दुनिया की सस्ती तरीन LNG पाकिस्तान में क्यों दी? ये कसूर है। एहसन इकबाल का कसूर है कि नवाज शरीफ की क़यादत में CPEC लेकर आया, जो इस नालायक और नाअहल ने उसको बंद करने की साजिश मुकम्मल की हुई है। और आखिर में मेरे भाइयों, मैं कहना चाहती हूँ कि इस नालायक को, नाअहल को और सिलेक्टेड को अलीमा बाजी नजर नहीं आती, जहांगीर तरीन नजर नहीं आता, जिसने माली और बावर्चियों के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 18 जाली अकाउंट्स नजर नहीं आते। कहते हैं कि हमजा शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग वो करता है जो पार्टी को साजिश के तहत 18 जाली अकाउंट्स के साथ फंड करवाता है, वो साजिश करता है। 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई। और डरते किससे हैं मेरे भाइयों, जरा बताना, किससे डरते हैं? एक शेरनी से डरते हैं। मरियम नवाज से डरते हैं, नवाज शरीफ से डरते हैं, शहबाज शरीफ से डरते हैं। और मरियम नवाज को क्या करते हैं? टीवी पर तस्वीर भी आने नहीं देते। क्यों नहीं आने देते? क्योंकि एक लड़की से डरते हैं। और इसलिए डरते हैं क्योंकि नवाज शरीफ के शेर वोट को इज्जत दो की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? वोट को इज्जत दो। और इंशाल्लाह मेरे भाइयों, सियालकोट के भाइयों, आप सब ने वीडियो देखी थी? वीडियो देखी थी? हाथ खड़ा करके बताएं। आज बेगुनाह नवाज शरीफ जेल में है और जिस जज ने साजिश की उसको घर भेज दिया गया, लेकिन नवाज शरीफ को घर नहीं भेजा। इंशाल्लाह नवाज शरीफ भी अपने घर आएगा। इंशाल्लाह बेगुनाह नवाज शरीफ सियालकोट आएगा। और ख्वाजा आसिफ साहब के शाना बशाना खड़े होकर, मेरे भाइयों, खड़े होकर वोट को इज्जत दिलाएगा, मुल्क में महंगाई खत्म करेगा, मुल्क की खुशियां वापस लाएगा, मुल्क की रोशनियां वापस लाएगा, नौजवान का रोजगार वापस लेकर आएगा। और इंशाल्लाह एक दफा फिर वजीर आजम कौन होगा? वजीर आजम, वजीर आजम, वजीर आजम पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और मेरे साथ मिलके आखिर में नारा लगाए, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा, कश्मीर बनेगा। बहुत शुक्रिया। एक नारा लगाना चाहता हूँ। शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मगर आज का दिन एक बहुत तकलीफ-दह दिन है। ये वो मोदी जिसने गुजरात में हज़ारों मुसलमानों को शहीद किया, वो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बन गया। और हमारे वज़ीर आज़म की तो ख्वाहिश थी कि ये फिर से आएंगे और ये कोई कश्मीर का फ़ैसला होगा। कभी ख़त लिखते, कभी टेलीफोन करते, कभी मिन्नत करते, कभी समाजत करते, कभी ट्रंप से कहते कि बात करा दो। और हमारा लीडर कहता था दोस्ती करूंगा तो बराबरी पे करूंगा। नवाज शरीफ ये कहता था। और नवाज शरीफ वो है जो वाजपेयी को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे ला के खड़ा कर दिया और ये उनकी मिन्नतों पे उतरे हैं। ये वो मोदी है जिसने इलेक्शन जीता मुसलमानों की नफरत का नारा लगा के। अफसोस ये होता है तकरीबन 25 से 30 करोड़ मुसलमान हिंदुस्तान में बसते हैं। उनका अंजाम क्या होगा, वो आगे अपनी ज़िंदगियां कैसे गुजारेंगे,
क्या उनका वही हैसियत होगी जो वहाँ के रहने के बाकी शहरियों की हैसियत होती है? वो एक बरखुरदार ने उठाया हुआ है फ्री स्पीच का मुक्का। ये मुक्का नहीं, इसको ऊपर उठाएं। ये मुक्का नहीं, ये आवाज़ की बंदिश है। जिस तरह हिंदुस्तान में आवाज़ की बंदिश और जिस तरह मीडिया के ऊपर आवाज़ की बंदिश लगी है। डरते हैं मरियम नवाज से कि दिखा दिया तो तूफान आ जाएगा। न्याजी साहब, तूफान तो आप ले आए, आपकी पॉलिसियां ले आई। आपके बस में अगर कुछ होता तो शायद हम कहते। अब हम तवक्को रखते हैं आपसे नहीं, पाकिस्तान के अवाम से, अफवाज पाकिस्तान से और उन मुहब्बे वतन जमातों से जो तब्दीलियां नहीं बदलती, जो वर्कर और उनके कारकुन तब्दीलियां नहीं बदलते, उनसे तवक्को रखते हैं कि वो कश्मीर के मसले को एक अक्लमंदी, दानिशमंदी से उसका हल निकालेंगे। आप पता नहीं ट्रंप से क्या बात करके आए, आप वापस आए तो हिंदुस्तान ने यहाँ तेजी कर दी, इसकी ज़रूरत नहीं थी। आपसे ये सवाल ज़रूर होगा कि आपने 2016 में जो बयान दिया था कि पाकिस्तान के कश्मीर के 3 हिस्से किए जाएं, आपको किसने इजाज़त दी कि कश्मीर के 3 हिस्सों की बात करें? क्या आपने पाकिस्तान के अवाम और कश्मीरियों से इजाज़त ली? क्या आप लोगों ने मशावरत की या आप किसी और का एजेंडा लेके आए थे जो ये आपने बात की? ये कौम मुत्तहिद है कश्मीर के मामले में। लाखों लोग शहीद हुए और जब नौजवान 18 साल के बच्चे पाकिस्तान का झंडा लेके गोली खाते हैं और उनकी मैयतें पाकिस्तान के झंडे में दफन की जाती हैं तो देख के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये वो हैं जो अपनी जंग लड़ रहे और हम उनकी मदद ना माली तौर पे कर सकते और ना किसी को भेज के कर सकते। और न्याजी साहब कहते हैं कि हम तो दहशतगर्दी में हिस्सा लेते रहे। मैं यकीन से कहता हूँ, ना अफवाज पाकिस्तान का कोई सिपह सालार और ना कोई वजीर आज़म कभी किसी दहशतगर्दी का हिस्सा बना है, मगर न्याजी की किताब में उन्होंने ये कह के पाकिस्तान को शर्मिंदा किया। न्याजी साहब, आपको तो पहले कहा था कि मोदी को ख़त ना लिखो, मोदी को टेलीफोन ना करो। 23 मार्च को एक ट्वीट क्या आती है और उसमें कहते हैं 198 ममालिक ने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी 23 मार्च की। न्याजी साहब को तो सिर्फ मोदी नज़र आया और कहते हैं कि जी मोदी ने दिया, बड़ा खुशाइन बात है कि मोदी का पैगाम आया। छोड़ दो मोदी को। अगर मोदी से बात करनी है तो बराबरी की बात करो। मोदी से बात करनी है उस तरह करो जिस तरह नवाज शरीफ किया करते थे, उस तरह करो जो पाकिस्तान के हक में है और मुसलमानों के हक में है। जो हिंदुस्तान वहाँ कर रहा है, जो उन्होंने वहाँ फौजें लेके आए, जो वहाँ पे लोगों को, टूरिस्ट को, वहाँ से सियाहों को निकाल दिया और वहाँ पे होटलों को बंद कर दिया, इससे लगता है कि उनकी नीयत है कुछ करने की। और हमें एक एक पाकिस्तानी शहरी को पाकिस्तान की सरजमीन की दिफा के लिए खड़ा होना पड़ेगा। हम याद रखें, हम न्याजी की हुकूमत पे मत करें कि वो न्याजी की हुकूमत बचाएगी। पाकिस्तान के अवाम और अफवाज पाकिस्तान बचाएंगे अगर खुदा न खास्ता न्याजी ने पाकिस्तान की तरफ नज़र उठाई। ये वही नवाज शरीफ को सज़ा मिल रही है क्योंकि उसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया। एटमी ताकत ना बनाया होता तो जो चंद माह पहले हिंदुस्तान ने हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, शायद हम इस तरह का जवाब ना दे सकते और वापस हिंदुस्तान फिर से पाकिस्तान पर खुदा न खास्ता हमला करता। अभी भी मैं तो यकीन रखता हूँ जितने जुल्म मुसलमानों पे मोदी ने किए हैं, शायद आज का दिन बुनियाद रखी गई है हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े होने पर। और बिल्कुल इंशाअल्लाह इधर सिख जो हैं वो भी तैयार हैं, उधर तामिल तैयार हैं और अब मुसलमान भी तैयार हैं। और
ये जो इन्होंने जुल्म किया और अगर और जुल्म करेंगे जिस तरह पिछले चंद दिनों में पाकिस्तान की साइड पे और अपनी साइड पे मकबूजा कश्मीर की साइड पे क्लस्टर बम फेंक के बच्चों को शहीद किया, ये जुल्म की भी इंतहा होती है। मोदी का भी वक्त न्याजी के साथ ही पूरा होगा, ये मैं यकीन रखता हूँ। अल्लाह ताला की अदालत में जुल्म मोदी करेगा तो उसका भी एहतसाब होगा, और जो जुल्म न्याजी कर रहा है बेकसूर बेगुनाह लोगों को जेलों में डाल के, क्या सोचता है कि नाउजुबिल्लाह ये खुदा बन गया? अल्लाह ताला की भी ज़ात है, उतना अल्लाह ताला बोझ डालते हैं अपने लोगों पे जितना वो बर्दाश्त कर सकें। न्याजी सिर्फ उन लोगों का बर्दाश्त ख़त्म नहीं हुई, मगर यहाँ भी जो लोग बैठे हैं उनकी भी बर्दाश्त ख़त्म हो गई। महंगाई आसमान को छू रही है, दहशतगर्दी फिर से शुरू हो गई, रोज़गार लोगों से छिड़ गए। कहते थे 1 करोड़ रोज़गार दूंगा, लोगों को बेरोज़गार कर दिया। 2-3 नौकरियों का तो मुझे पता इसने दे दी कि बाहर से लोग आके पाकिस्तान में नौकरियां करेंगे। एक इनका फाइनेंस मिनिस्टर वो बाहर से आ गया, एक गवर्नर स्टेट बैंक बाहर से आ गया, और ये 4-5 जो मुशीर रखे हैं जो बाहर से आए, इनको नौकरी मिली, इसके अलावा किसी को नौकरी नहीं मिली। नौकरी तो देनी थी गरीब को, गरीब के घर के चूल्हे बंद होने शुरू हो गए, और न्याजी को समझ नहीं आती। न्याजी अगर तुम किसी साजिश का हिस्सा बने तो पाकिस्तान के अवाम खड़े होके तुम्हारे गिरेबान पे हाथ डालेंगे। तुमने अगर पाकिस्तान का किसी तरह का सौदा किया अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, तो याद रखना हमारे हाथ होंगे और तुम्हारा गिरेबान होगा। ऐसा कोई सोचना भी मत कि पाकिस्तान का सौदा करो तुम। पाकिस्तानी बिकने के लिए नहीं है, ये वो नहीं है जो डर जाते हैं या झुक जाते हैं। बैग सबके तैयार हैं, हमारे बैग सबके तैयार हैं। जिस दिन सरकारी मेहमान बनाना चाहोगे बना दो, नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। मैं अपने सियालकोट के बेटियों बहनों और भाइयों से यही कहूँगा कि आपकी वो जमात जिसने तरक्कियों के जाल फैलाए, आपका वो कायद आज तकलीफ़ में है। मरियम नवाज बेटी अपनी वालदा खो बैठी, वो पाकिस्तान अपने वालिद के साथ आई और उन्हें पता था कि उनको जेल जाना पड़ेगा। अगर चाहते तो बहुत आराम से बाहर रह जाते। वो किसके लिए आए? वो अपनी आवाम के लिए और अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए वापस आए। अगर नवाज शरीफ ने रुकना होता तो कोई नहीं ला सकता था, मगर आपकी और हमारी खातिर वापस आए, और आज जो तकलीफ वो बर्दाश्त कर रहे हैं वो पाकिस्तान को बचाने की खातिर पाकिस्तान की बका को कर रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि जब अदालतों को फैसला करना पड़ेगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो भी फैसले दिए गए उसमें एक पैसे की करप्शन नहीं है। अभी तक 1 साल में किसी लीडर के ऊपर 1 पैसे की करप्शन साबित नहीं हुई। कहते हैं शाहिद खाकान को LNG में पकड़ते हैं, टर्मिनल में। राना सनाउल्लाह का कुछ ना मिला तो फैसलाबाद कभी सुना है? हाँ, पेशावर से और कबायली इलाके से सुना था कि ये मंशियात आती हैं, मगर कभी ये भी सुना कि फैसलाबाद से लाहौर, और वो राना सनाउल्लाह जो खुद लेके जाएंगे, या शायद 20 किलो की बोरी जेब में रखी हुई थी उन्होंने, या जेब का साइज इतना बड़ा था। कोई अक्ल तो करो, खुदा का वास्ता है। तुम्हारी नाअहली पूरे पाकिस्तान को लेके ना बैठ जाए। बस हो गई, अब थक गए हैं तुम्हारे यू टर्नों से। तुम यू टर्न लेते हो, हमारी ज़बान में उसको झूठ कहते हैं। तुम झूठ बोलते हो, तुम उसको यू टर्न कह देते हो।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफरत थी उन लोगों से जो झूठ बोलते हों। ये तो हर रोज झूठ बोल के और उसको यू टर्न का नाम दे देते हैं। इंसान का कोई किरदार भी होता है। न्याजी कोई बात किया करो तो खड़े हो जाया करो। क्या कोई फैक्ट्री चल रही है? क्या किसी की दुकान चल रही है? क्या किसी का तंदूर चल रहा है? अगर चल रहा है तो मुनाफे पे नहीं चल रहा। लोग मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं, बच्चे नौजवान रोजगार के लिए फिर रहे हैं, मगर न्याजी को एक ही बात पता है, लूट गए खा गए। भाई क्या लूटा ये भी तो बताओ, क्या खा गए ये भी तो बताओ। वो नहीं पता, सिर्फ एक है कि किसी तरह अंदर कर दो। इनको ये नहीं पता नवाज शरीफ को अंदर करेंगे तो शहबाज शरीफ, शहबाज शरीफ को करेंगे हमजा, हमजा को करेंगे मरियम, मरियम को करेंगे शाहिद खाकान, शाहिद खाकान को करेंगे ख्वाजा आसिफ, ख्वाजा आसिफ को करेंगे एहसन इकबाल, एहसन इकबाल को करेंगे तो मैं भी हाजिर हूँ। हम खटने वाले नहीं। और जब हम सब अंदर हो गए और ये स्टेज पे बैठे वाले दोस्त भी अंदर हो गए तो कौन होगा मुस्लिम लीग का झंडा उठाने वाले? आप होंगे। वर्कर होगा तो झंडा उठाएगा। ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने बाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे, पाटा के सब दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे। बड़े मुझे ये बताएं कि अगर न्याजी ने ये किया तो क्या आप मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाएंगे? नहीं, मजा नहीं है, पीछे वाले नहीं उठाएं। क्या मुस्लिम लीग नून का झंडा उठाएंगे? नवाज शरीफ को पैगाम देंगे कि उसके सिपाही पूरे पाकिस्तान में फैले हैं? क्या नवाज शरीफ को ये बताएंगे कि सियालकोट के गयूर लोग उसकी दिफा करना जानते हैं? क्या पाकिस्तान की दिफा करेंगे, इस्लाम की दिफा करेंगे और मोदी के यारों को निकाल के बाहर करेंगे? पाकिस्तान जिंदा। किसी जुर्म की पादाश में कैद नहीं, बल्कि 20 करोड़ अवाम के हक के हुक्मरानी की बात करने के पादाश में जेल काट रहे हैं। आपके जज्बों से उन्हें नया हौसला मिलेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों और मेरे नौजवानों, आज आपके पास हम इसलिए नहीं आए कि हमें दोबारा वजारतें सता रही हैं। हम इसलिए नहीं आए कि हमें हुकूमत से दूरी का दुख है। हम आज आपके पास इसलिए आए हैं कि 72 साल से पाकिस्तान के लोगों से, इस मुल्क के अवाम से जो खेल खेला जा रहा है वो खत्म होना चाहिए। मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, 1999 में, ये बात गौर से सुनो, 1999 में पाकिस्तान जनूबी एशिया की नंबर 1 मईशत था। हमारी फी का आमदनी $620 थी। हिंदुस्तान की फी का आमदनी $440 थी और बांग्लादेश की फी का आमदनी $390 थी। पाकिस्तान का रुपया सबसे मजबूत था। पाकिस्तान की तरक्की की शरह सबसे तेज थी। आज 20 साल के बाद हिंदुस्तान की फी का आमदनी $2000 हो गई है। बांग्लादेश की फी का आमदनी $1700 हो गई है और इमरान नियाजी ने पाकिस्तानी रुपए को डिवैल्यू करके हमें $1700 से $1450 पे फेंक दिया है। और आज पाकिस्तान
जनूबी एशिया में हिंदुस्तान से पीछे, बांग्लादेश से पीछे, श्रीलंका से पीछे, नेपाल से पीछे, वो अफगानिस्तान जो खाना जंगी में था, उसके भी 2 सदर 6-6 साल की मुद्दत पूरी कर गए हैं। लेकिन 72 साल हो गए हैं, पाकिस्तान में कोई वजीर आजम 5 साल पूरे नहीं कर सका। तो ये सवाल पाकिस्तान के लोगों का बनता है कि नहीं बनता कि बांग्लादेश में क्या सुरखाब का पर है, हिंदुस्तान में क्या सुरखाब का पर है, श्रीलंका में क्या सुरखाब का पर है। ये मुल्क इसलिए आगे निकल गए कि वहां पे उनके वोट की इज्जत है, और पाकिस्तान इसलिए पीछे रह गया कि 20 करोड़ अवाम को उनके वोट को इज्जत नहीं दी जाती। मेरे भाइयों, आज हम आपके पास इसलिए आए हैं, ख्वाजा आसिफ ने जिंदगी में बहुत अरूज देख लिया। किसी सियासतदान के लिए वजीर खारजा से बड़ा काबीना में कोई ओहदा नहीं होता, वजीर दाखिला से बड़ा कोई ओहदा नहीं होता। हम सब उम्र के उस हिस्से में हैं कि हमने इस मुल्क से बहुत कुछ लिया है, आप लोगों की मोहब्बतें ली हैं, इस मुल्क ने इज्जतें निछावर की हैं, लेकिन हम अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को एक महकूम पाकिस्तान, एक गरीब पाकिस्तान, एक कर्जों में जकड़ा हुआ पाकिस्तान, एक बेबस पाकिस्तान, एक खामोश पाकिस्तान नहीं देके जाना चाहते। हम कायदे आजम का पाकिस्तान अपनी नस्लों को देके जाना चाहते हैं, जो खुददार हो, खुद मुख्तार हो और खुशहाल हो। एक नारा लगाना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ, काजी को सुनाना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, कायदे आजम ने ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि ये सबसे पीछे रह जाए। कायदे आजम ने ये मुल्क इसलिए बनाया था कि हम दुनिया को बतलाएं कि इस खित्ते के मुसलमान, इनके पास अपने आका की, अपने नबी की, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो तालीमात है कि ये दुनिया को कामयाब तरीन मुल्क बना के दिखा सकते हैं। लेकिन 72 साल से इन लोगों के फैसलों को मसला जाता रहा है। कभी अवाम की क़यादत को मौका नहीं दिया गया कि वो कायदे आज़म के पाकिस्तान को बनाए। अगर नवाज शरीफ को क्या मिली कि 2 सालों के अंदर, बल्कि 1.5 साल के अंदर मुशर्रफ के जरिए उसकी हुकूमत का तख्ता उल्टा के उसको जेल में बंद कर दिया गया। उसे अटक में क्यों बंद किया गया? कि उसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया था। आज फिर नवाज शरीफ को किस बात की सजा मिल रही है कि उसने पाकिस्तान की मईशत को, पाकिस्तान की तरक्की को नाकाबिले तस्खीर बनाने के लिए सी पैक का एटम बम पाकिस्तान को दे दिया था। सी पैक वो एटम बम था जिसने पाकिस्तान की मईशत को नाकाबिले तस्खीर बनाना था। और आज इस जुर्म की पादाश में
नवाज शरीफ को फिर जेल में बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की से पीछे फेंक दिया गया है। मेरे भाइयों, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि 2013 में जब हम हुकूमत में आए तो पाकिस्तान में 18 घंटे लोड शेडिंग का राज था, बिजली नहीं आती थी। नवाज शरीफ की क़यादत में ये आपका नुमाइंदा था ख्वाजा आसिफ, जिसको नवाज शरीफ ने कहा कि ख्वाजा साहब, इस वजारत से 12,000 मेगावाट बिजली पैदा करनी है। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने गैस ला कर दी और ख्वाजा आसिफ ने बिजली के मंसूबे लगाए और 12,000 मेगावाट पाकिस्तान को बिजली मिली। बड़े सिप सालार गिरे, इस मिट्टी के गद्दार गिरे, मुंसिफ गिरे, बार बार गिरे, इंसाफ के दावेदार गिरे, इस नाम ने। आज वो शाहिद खाकान अब्बासी जिसने गैस की कमी को पूरा किया, वो जेल के अंदर है। क्यों? कि उसने नवाज शरीफ से गद्दारी का फैसला कबूल नहीं किया। आज ख्वाजा आसिफ और उसका खानदान नैब को भुगत रहा है। क्यों? कि उसने नवाज शरीफ से गद्दारी का फैसला कबूल नहीं किया। आज आसन इकबाल नैब भुगत रहा है। क्यों? लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ, लोग मेमार को चुन देते हैं दीवार के साथ। लेकिन हमें इस मुल्क की तामीर का ये फैसला और उसके लिए कुर्बानी कबूल है। और अगर हमें ये जेलों में डालना चाहते हैं, हम 100 बार जेल जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के अवाम अपनी जमात और अपनी क़यादत से बेवफाई नहीं कर सकते। कायद तुम्हारे बुग़्ज़ में किरदार गिरे, अक़दार गिरे, बड़े बड़े सरदार गिरे, ऊंचे ऊंचे मीनार गिरे, दीवाने बाला में देखा कैसे अलंबरदार गिरे। मेरे भाइयों, आज पाकिस्तान के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए स्याह दिन है। भारत को ये जुर्रत हुई, भारत को ये जुर्रत क्यों हुई? 1971 के बाद पहली दफा भारत ने पाकिस्तान की जुग्राफियाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए अपने जंगी जहाज पाकिस्तान में दाखिल किया। सिक्योरिटी काउंसिल ने दिया था कि भारत एक मुतनाज़ा इलाका है कश्मीर में, कश्मीर में भारत को मुतनाज़ा इलाके की हैसियत को कायम रखना है। आज भारत ने उसको गैर आईनी तौर पे, गैर कानूनी तौर पे तब्दील कर दिया है। मैं कहना चाहता हूं, भारत को यह जुर्रत इसलिए हुई है कि आज पाकिस्तान में अनाड़ी हुक्मरान बैठे हैं, आज पाकिस्तान में कमजोर हुक्मरान बैठे हैं, पाकिस्तान में सिलेक्टेड वजीर आजम बैठा है। इसलिए आज भारत को जुर्रत हुई कि वो ऐसे यकतरफा इक़दामात उठा सके। लेकिन भारत को मैं पैगाम देना चाहता हूं, हमारा पाकिस्तान में जो भी झगड़ा हो, हम हुकूमत के साथ झगड़े करेंगे, लेकिन जहां कश्मीर की बात होगी तो 20 करोड़ अवाम सीसा पुलाई हुई दीवार बन के अपने कश्मीर के भाइयों के साथ खड़े होंगे। मेरे भाइयों, आपने सुना कि टीवी पे इमरान अहमद न्याजी ने कहा कि मैंने
अमेरिका का सस्ता तरीन दौरा किया है। ऐसे सस्ते तरीन दौरों को क्या करना जो कश्मीर और पाकिस्तान के मफाद के लिए महंगा तरीन दौरा साबित हुआ है। पाकिस्तान के लिए, कश्मीर के अवाम के लिए ये महंगा तरीन सौदा है। और इमरान खान के टहनी पर, कभी दूसरी टहनी पर वो बकरी चिल्लाई, बादशाह सलामत, और भेड़िया ने उसकी, मेरे बच्चे की टांग खाने लगा है। उसने छलांग मारी दूसरी टहनी के ऊपर। उसने कहा बादशाह सलामत, अब तो वो मेरा बच्चा खाने लगा है, कुछ कर लें। उसने छलांग मारी दूसरी टहनी पर और वो भेड़िया देखते देखते उसका बच्चा खा गया। उसने दुआई दी, ओ बादशाह सलामत, तुम्हारा कख ना रहे, मेरा बच्चा भेड़िया खा गया। उसने कहा, ओए नाहंजार बकरी, तू अपने बच्चे को देखती है, ओथे मेरिया छाला देख, मेरिया आनिया जानिया देख, और मेरिया बचता देख, मेरिया बचता देख। तो ये भी हमें कभी भैंस की नीलामी दिखाता है कि वजीर आजम हाउस में मेरी बचत देखो, कभी कहता है मेरे दौरे की बचत देखो। इसकी बचत कैसी है कि 10 लाख नौजवान बेरोजगार हो गए 1 साल के अंदर। इसकी बचत कैसी है कि 4 लाख से ज्यादा लोग गुर्बत से नीचे चले गए हैं 1 साल के अंदर। इसकी बचत कैसी है कि पाकिस्तान की तरक्की 5.8% से गिर के 3% पर आ गई है। तो मेरे भाइयों, नौजवानों, आज ये जंग नवाज शरीफ को सिर्फ जेल से निकालने की नहीं है, ये सिर्फ इस हुकूमत को घर भेजने की नहीं है। ये जंग इस बात की है, 72 साल हो गए हैं, बहुत हो गई है, बहुत हो गई है। अब पाकिस्तान के अवाम का सब्र खत्म हो गया है। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते कि हमें इंडिया ओवरटेक करे, हमें बांग्लादेश ओवरटेक करे, हमें श्रीलंका ओवरटेक करे। अब हमने पाकिस्तान की तरक्की के सफर की भागदौड़, पाकिस्तान के खुशहाली की कमान पाकिस्तान के अवाम के हाथ में देनी है। पाकिस्तान के फैसले ये नौजवान करेंगे, पाकिस्तान के फैसले ये 20 करोड़ गरीब अवाम करेंगे, ये मजदूर करेंगे, ये किसान करेंगे। ये पाकिस्तान के मुजारे नहीं हैं, ये पाकिस्तान के मालिक हैं। आपको मालिक बनाने की जद्दोजहद के लिए हम निकले हैं। बताओ, पाकिस्तान के मालिक बनोगे कि नहीं बनोगे? इसके लिए कुर्बानी दोगे कि नहीं दोगे? अपने कायद का साथ दोगे कि नहीं दोगे? मेरे भाइयों, अब वक्त आ गया है। अगर आप ना उठे तो फिर तारीख माफ नहीं करेगी। और आखिरी बात, मैं इमरान अहमद नियाजी को कहना चाहता हूं कि पंजाब के साथ दुश्मनी को खत्म करो। पंजाब के मैंने पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों का बजट 47 अरब रुपए किया था और इमरान खान ने 47 अरब से घटा के 29 अरब कर दिया है। और आज हमारी यूनिवर्सिटियां खसारे में चली गई हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम खत्म हो गए हैं। ये जो बड़ा नौजवानों का नाम लेता था, आज ये पाकिस्तान के नौजवानों को जाहिल रखना चाहता है। मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, हमने ख्वाब देखा था कि 2025 तक पाकिस्तान को दुनिया की पहली 25 मईशतों में लेकर आएंगे। जब नवाज शरीफ ने यह प्रोग्राम पेश किया तो लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन 2017 में
प्राइस वाटर हाउस ने कहा कि अगर पाकिस्तान इसी रफ्तार से चलता रहा तो 2030 तक ये दुनिया की पहली 20 मईशतों में शामिल हो जाएगा। लेकिन आज पाकिस्तान को कहा जाता है कि सबसे कमजोर रुपया, सबसे कमजोर मईशत और एशिया का सबसे महंगा मुल्क बनने जा रहा है। ये गरीब लोग अगर बिजली का बिल दे दें तो गैस का बिल नहीं उतार सकते, अगर गैस का बिल दे दें तो बच्चों की फीस नहीं उतार सकते, और बच्चों की फीस दे दें तो अपने इलाज नहीं करा सकते। ये पाकिस्तान हमें कबूल नहीं है। तो आओ मिलकर नवाज शरीफ का साथ दो, मुस्लिम लीग नून का साथ दो, मुस्लिम लीग नून को मजबूत करो, आगे बढ़ो, और इस इमरान अहमद न्याजी से, जिसको फॉरेन फंडिंग से, बैरूनी फंडिंग से पाकिस्तान दुश्मनों ने पाकिस्तान पे बिठाया है ताकि पाकिस्तान की मईशत को तबाह करें, पाकिस्तान को कमजोर करें, इससे निजात हासिल करें और अपने कायद को उसकी क़यादत में दोबारा पाकिस्तान को एशिया का टाइगर बनाएं। पाकिस्तान, नवाज शरीफ, कश्मीर, मैं कायदे सियालकोट ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से गुजारिश करूंगा कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और कारकुनों का, ओहदेदारों का, तमाम माओ बहनों का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तमाम वर्करों का, नवाज शरीफ के शेरों का शुक्रगुजार हूँ। तमाम अपने भाई MNA और MPA, ज़िले और शहर की तंजीम के अहदेदारों का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये कामयाब कन्वेंशन का इनेकाद किया। मैं मेहमानों का, चौधरी आसन इकबाल साहब का, सरदार अयाज सादिक साहब का, मरियम औरंगज़ेब साहिबा का और उनके साथ नुज़रत सादिक साहिबा का सबका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने यहाँ आके हमें इज़्ज़त बख्शी। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो, और दुआ कीजिएगा कि ये जो आजमाइश की वक्त है, ये आजमाइश का वक्त हमारे कश्मीरी भाइयों पे आया है। अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दे और हमें भी हिम्मत दे कि हम उनकी इमदाद कर सकें। मैं आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि कल तक जिसको मोदी का यार कहते थे वो आज जेल में है, तो मोदी के साथ सौदा आपने कर लिया है। तो ये असल में जो आज सानिया हुआ है कश्मीर के अंदर, वक्त बताएगा कि ये साजिश कब तैयार हुई, कहाँ तैयार हुई। लेकिन जिस तरह आसन इकबाल साहब ने कहा कि तमाम कौम जो है पूरी तरह मुतहद है, जहाँ हिंदुस्तान का और कश्मीर के हकूक़ का सवाल होगा, हम गैर मशरूत तौर पे सारी कौम जो है इत्तेहाद का मुजाहरा करेगी। वमा अलैना। दस्तार गिरे, मजहब के ठेकेदार गिरे, बड़े से सालार गिरे। नीचे से रास्ता खाली कराते जाएं जरा। कायदीन की आमद है तो मेहरबानी करें ये रास्ता छोड़ते जाएं। काजी को सुनाना चाहता हूँ, कोर्ट को इज्जत दो, कोर्ट को इज्जत। मेहरबानी करें कायदीन के इर्द गिर्द आ जाएं।
पीछे